अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों बिलाहर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि वो ऐसा मुआहिदा जिसको हम 60 दिनों के लिए यहाँ पर तजवीज़ के तौर पे समझ रहे थे कि मार्केटों में कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, उसकी यहाँ पर आज सुबह ही धज्जियाँ उड़ गईं। यानी कि एक बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग का असर मार्केटों पे क्या रहेगा, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि बीटीसी की यहाँ पर जो फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग थी वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कमज़ोर दिखाई दी और इसकी कमज़ोरी अब वाज़िया कर रही है कि बीटीसी का अगला जो यहाँ पे लाए अमल है वो यकीनन डाउन साइड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो लिहाजा दोस्तों आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि सैटरडे के दिन ज़्यादातर जब हमें मोस्टली इस तरह की खबरें मिलती हैं जिसमें पीस के टूट जाने और ख़त्म होने के अंदेशे होते हैं, तो फिर पीर का दिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी लेकर के आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इंतहाई मेहनत के साथ हमारी टीम यहाँ पर वर्क करती है। तो जब आप वीडियो देखें, वीडियो से आपको कुछ इल्म हासिल हो या किसी किस्म का भी कोई एडवांटेज, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सबसे कम आपसे दोस्तों एक डिमांड की जाती है ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके आपके लिए और हम यहाँ पर आपके लिए मज़ीद वर्क जो है वो करते रहें। जल्दी से आते हैं आज के मुद्दे पे दोस्तों कि आखिरकार यूएस की तरफ से ये जवाब क्यों आया, हुआ क्यों। अब सेम जब भी आपने देखा कि जब ज़्यादातर दुनिया भर में कहीं पे भी इस तरह की छेड़छाड़ी होती है तो कोई भी अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं होता। लिहाजा यूएस की जानिब से बाकायदा तौर पे कहा गया है जी कि हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ दफ़ा किया है, हमने स्टार्ट कुछ नहीं किया। उनका ये कहना है कि कुछ माल बरदार जहाज़ जो थे वो हुर्मुज़ से गुज़र रहे थे, उनको इजाज़त नहीं थी और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब ये कहना है ईरान का और यूएस का कहना है जी कि वो बड़े नॉर्मल हालात में यहाँ पर 3 अदद जो जहाज़ थे गुज़र रहे थे, उनके पास इजाज़तनामा था नहीं था, अब इसके ऊपर बात चल रही है। लिहाजा इतना मैं आपको बता दूं कि इसका एक हिस्सा मैंने मिडनाइट में आपके साथ शेयर कर लिया था, ठीक है, और 5 घंटे के अंदर अंदर बात जो थी वो सुलझ भी गई थी। मॉर्निंग होती है तो ये बात फिर उलझी हुई दिखाई देती है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अभी तक ऑयल प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं आया और अब आप सोचेंगे कि आज तो सैटरडे का दिन है, ऑयल प्राइस कहाँ से आ गए। देखिए दोस्तों, एक्सचेंजेस के ऊपर अब WTI और ब्रेंट जो हैं वो लिस्ट हो चुके हुए हैं। ये तो आपको पता ही है कि उन्हीं की वॉलेटिलिटी के लिए, इन सारी फनकारियों के लिए ही तो इनको लिस्ट किया गया था, टोकनाइजेशन की गई थी। तो उसके नतीजे में हमने देखा है कि अभी कुछ ही एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर वो लिस्ट है। बाकायदा जाकर आप देख सकते हैं बिंगेक्स पे, बायडिफाई पे या इवन के बाइनास पे भी शायद लिस्ट है वो। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अभी उनके प्राइस में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं आया। 60 से 70 सेंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्स की वॉलेटिलिटी आई है, वो तो वैसे भी रूटीन में रहती है। लिहाजा दोस्तों ये मसला अभी खुल के सामने आना शुरू हुआ है। मज़ीद इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर होती है तो ज़ाहिर बात है अब सैटरडे का दिन हो और ऐसी कोई खबर ना आए, ऐसा होता नहीं है। दोस्तों ये वो अपडेट है जो मैं पहले से ही हमारी ऑडियंस को व्हाट्सएप चैनल पे जो हमारी टीम है वो प्रोवाइड कर चुकी है। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तकरीबन हमारी ऑडियंस को इन तमाम मसलों की जो अभी जो उठ रहे हैं, जो उजागर हो रही हैं, इनका जिक्र पहले ही कर दिया गया हुआ है। बहुत आई थिंक कहीं पे 3 दिन पहले, कहीं 10 दिन पहले कि जी जनाब पूरे 12-13 दिन हो गए हैं ऑयल मार्केट्स में ऑयल की कीमत इंतहाई डाउन कर गई है। ज़ाहिर बात है जिन्होंने अपने ज़ख़ीरे इकट्ठे कर लिए हैं उन्होंने अब ऑयल को मार्केट में दोबारा लेकर के आना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि महंगे पे ख़रीद के सस्ते में बेचा जाए, ना, बाकायदा तौर पे सस्ते में ख़रीद के अब महंगे पे बेचने की तैयारी हो रही है। और सीज़ फायर एग्रीमेंट कितनी देर तक चलता है, कितनी इसकी वैल्यू है, ये तो आपको समझना होगा। मैं फिर से हमारी ऑडियंस को और अपनी तमाम ऑडियंस को यहाँ पर बार बार जो कि है एजुकेट करने की एक कोशिश करता रहूँगा। ये तो आपने साबित करना है कि मेरी कोशिश कामयाब है या नाकाम, कि आपको दोस्तों अब इन बातों से इम्यून होना पड़ेगा, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले कभी भी मार्केटें इस तरह वॉलेटाइल इसलिए नहीं होती थी कि मोस्टली सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से ना तो अवेलेबल था ना वर्क करता था। अगर था भी तो इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। जब तक आप इन ख़बरों को लाइट लेना नहीं शुरू करेंगे,
ये चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी और इसी तरह ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आपकी सोच से भी ज़्यादा आती रहेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी बिल आखिर लेती तो जन्म इंसानों की नकलो हरकत से ही है। मतलब कि किसी ने सोचा कि यार ये तो मार्केट अब मार्केट के लिए बुरी खबर है, तो मार्केटें यहाँ पर क्रैश कर जाती हैं। आप इसको जितना फ्रेंडली और फॉर द टाइम बिंग लेंगे कि हाँ यार ये वक्ती तौर के लिए इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना ही अच्छा रहेगा। एक और चीज़ दोस्तों, ये मैंने आपको 3.5 माह पहले बता दी थी कि अब तमाम दुनिया के लोगों को अब ऐसे मसलों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अब ये रूटीन में हुआ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें अभी दोस्तों ख़त्म नहीं होने वाली। आप जितने मर्ज़ी यहाँ पर मसले मसाइल एग्रीमेंट्स देख लेंगे, टाइम भी थोड़ी देर के लिए होंगे, चलेंगे, ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी फ़िलहाल। इसी के साथ दोस्तों अब आ जाते हैं हम डेटास की तरफ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले हफ्ते के आने वाले यूएस इकोनॉमी के डेटास वो मैं आपके साथ कल संडे को शेयर करूंगा, और आने वाले इस हफ्ते में एक बहुत बड़ा डाटा आ रहा है, ठीक है जी, एनएफपी जिसे कहते हैं। उसकी टाइमिंग में डेट में रद्दोबदल के चांस बढ़ गए हैं, इसलिए कि यूएस का यहाँ पर एक अदद इंडिपेंडेंट डे आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अपने इंडिपेंडेंट डे की वजह से हो सकता है जो 5 तारीख को एनएफपी आनी थी, यानी कि 5 जुलाई को, उसमें तब्दीली कर दी जाए। यानी कि अगर आज हम मान लें 27 जून में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें तब्दीली आएगी तकरीबन 3 दिन की। यानी कि आने वाले हफ्ते में वैसे उस रिपोर्ट ने नहीं आना था, ठीक है, उसने आना था अगले हफ्ते जुलाई के आगाज़ के पहले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन में। लेकिन अब क्योंकि वो जल्दी आ रही है, तो एक बड़ी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जल्द एक्सपेक्टेड है। एनएफपी क्या करती है, एनएफपी का क्या किरदार है, ये तो कल ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि द बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो जुमेरात को फैसला किया था वही उसको लेकर चलेंगे कि 3.75% शरह सूद को उन्होंने कहा है जी कि लेकर चलना है। ठीक है जी, in a statement in the monitoring policy committee expect inflationary pressure to remain a higher energy prices why on the UK economy। अब एनर्जी का रोला फिर से दोस्तों अभी पिटता रहेगा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ और वाकई ही कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ कि अगर इतनी सख्त नहीं थी, इतनी ताकत ही नहीं थी, तो आपने क्यों इस तरफ का रुख अख्तियार किया जिससे पूरे मुल्क की और दुनिया की इकोनॉमी को यहाँ पर हिला के रख दिया गया। सिर्फ एक 90 दिन की मार, एक चीज़ आउट ऑफ द प्लानिंग। अगर ये प्लानिंग थी कि ये 2-3 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ, 90 दिन में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो दोस्तों उसका मसला तो अब आपके सामने आ गया है। लिहाजा मार्केट स्टिल एंटिसिपेट अ रेट हाइक बाय द एंड ऑफ ईयर। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ज़रा नज़र हम यूएस की इकोनॉमी पे भी ले आते हैं, ये बड़ी ज़रूरी हो गई है। देखें गाइस, कहा यह जा रहा था कि केवन वॉश साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। आगाज़ हुआ एक रेट इंक्रीज़। मैं दोबारा इसकी मैं जो दोस्तों इस्लाह कर दूं कि रेट इंक्रीज़ करेंगे। पहले एक की बात हो रही थी, फिर 2 की हुई, और अब कहा जा रहा है एक भी नहीं होगी। लेकिन यूके ने यहाँ पर बगैर किसी सियासी बयान के ये बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है कि उनको लग रहा है कि साल के आखिर में एक रेट इंक्रीज़ आएगा। दोस्तों एक बात याद रखें, अगर इंग्लैंड ने यह फैसला किया है कि साल के आखिर तक एक रेट इंक्रीज आएगा, तो फिर यूएस में भी आ सकता है। ठीक है जी, और इसी वजह से अब जो ताजर हजरात हैं यानी कि बिजनेसमैन हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा समेटने में लगे हुए हैं, और इनका ये समेटना क्या क्या रंग लेकर आता रहेगा इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों क्लोजिंग के वक्त जो खाम तेल की कीमतें थी उस पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। 69.23 माइनस विद 2.69, ब्रेंट 71.99 माइनस विद 3.27। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑयल प्राइसेस थे वो माइनस के साथ ही क्लोज हुए हैं, जो 2:15 बजे के करीब मार्केटें क्लोज हुई हैं। सो इट्स टू मच इंटरेस्टिंग। और अब यहाँ पे मार्केटों में अपील के दिन क्या होता है उसका लाएअमल आज के दिन से ही स्टार्ट होना होगा, करना होगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। नाउ वी आर इन द मार्केट और कैपिटलाइजेशन यहाँ पे वॉलेटाइल है और अभी भी रहने के चांसेस हैं। AAVE की सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइट है, वॉलेटिलिटी मुसलसल देखने को मिल रही है। एज आई अपडेट यू के मार्केट जो है वो 97 और 95 से करेक्शन ले सकती है, और इसने मिडनाइट में करेक्शन ली भी। नतीजा ये रहा दोस्तों कि हम 92.50 तक का
लो अब तक देख चुके हैं, ठीक है जी। और अभी भी मार्केट जो है WAVE की 95.65 सेंट तक प्लस रहने की कोशिश कर रही है। यही एक कोशिश है जो इसे अप मोमेंटम के साथ कनेक्ट रखेगी। 95.10 का ब्रेक कर जाना WAVE के लिए एक अदद नॉर्मल करेक्शन लेकर आ सकता है। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं BTC से, और ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है, समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि BTC की क्लोजिंग आहर हुई कैसे। तो दोस्तों BTC की क्लोजिंग आपने अपने कैंडल चार्ट पे तो देख ही ली है, लेकिन हम इसे लेंगे कैसे मेंटली तौर पे। तो इसे कहते हैं इंतहाई कंफ्यूज क्लोजिंग। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि 60,550 पे हुई क्लोजिंग और लो हमने देखा कल के दिन 2 टाइम 58,500, 59,200। तो मार्केट तो हमें क्लोज होने से पहले कर गई है दोस्तों कंफ्यूज। अब इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है मैं बताता हूँ। कंफ्यूजन ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर अपना अप ट्रेंड बना लेती है सैटरडे और संडे के दिन, खास करके 61,500 से 61,800, तो BTC पीर वाले दिन कोई भी खबर हो किसी तरह की भी मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा मार्केट के साथ। लेकिन अगर हम इसी तरह ही जूझते रहे और ये बेरिश कैंडल आज के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में मजीद ड्रॉप कर गई, तो मार्केट के लिए और BTC के लिए बड़ी दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। मार्केट से मुराद है कि आल्ट कॉइन्स। हालांकि क्लोजिंग के बाद एक अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन वो इसमें सिर्फ 800 तक का प्लस पॉइंट लेकर के आया है, जो इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। अलबत्ता पिछले 12 घंटों में लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज की कोई कैंडल मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों कि शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज की कैंडल कभी भी आ सकती है, कभी भी, क्योंकि ये ट्रेंड अभी तो एक्सपायर नहीं होने वाला। सो BTC का जो क्लोजिंग लेवल था फ्राइडे मिडनाइट का, इट वाज टू मच कंफ्यूजिंग। लिहाजा दोस्तों इथीरियम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर सका, क्योंकि इथीरियम को तो वैसे ही यहाँ पे सुस्ती चढ़ी हुई है। मिडनाइट में इथीरियम पहले से ही 1575-78 पे था। लो हमने देखा 1566 का। इट वाज टोटली नॉर्मल बिहेवियर बिकॉज स्पॉट वाज 1550 1555। तो रेजिस्टेंस जो रिजेक्शन आई है वो भी सेम है 1590। तो मैं ये कहूँगा कि ये सुस्ती का शिकार हुआ है। कैंडल्स के अंदर कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, बल्कि टॉप पे बेरिश कैंडल है। ओवरस्टे ऑन स्टिल 1580 1588 इसे दोबारा से 1550 की तरफ घसीटता है। उसके बाद क्या होगा ये इस पे डिस्कस करना फजूल है। स्लॉट फिलहाल इथीरियम की यहाँ पर चेंज नहीं हो सकी। अभी भी इथीरियम 1610 और 1620 में भी एंटर होने की हिम्मत नहीं रखता। टेम्पररी तौर पे ऐसा हो भी जाता है तो रिजेक्शन का एलिमेंट होगा, क्योंकि बुलिश कैंडल यहाँ पे बनने के लिए हमें कम से कम 4 घंटे चाहिए होंगे। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। पिछले 4 हफ्तों से दोस्तों एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नोट की गई है कि सैटरडे और संडे के दिन BNB बहुत ही ज़्यादा स्लो मोमेंटम का शिकार हो जाता है, और इस दरमियान हम सिर्फ $5 to $7 तक की इसमें रोटेशन देखते हैं। तो आज भी सूरत हाल कुछ यूँ ही है। पिछले तकरीबन 9 घंटे से BNB यहाँ पे $5 की स्लॉट अपनाए हुए है। 568 से रिजेक्शन और 560 562 को सपोर्ट कंसीडर कर रहा है, जो कि है नहीं। अलबत्ता मैं अभी भी इसकी एक ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझता हूँ 550 की, जिसके ब्रेक होने पे BNB सेवरल टाइम 540 से बाउंस लेकर आया है और इसने इसे प्रोटेक्ट भी किया है। तो 550 को ही तरजीह दी जाएगी और मैक्स रेजिस्टेंस 568। सोलाना दोस्तों मिडनाइट में 73.66 से रिजेक्ट हो चुका था, नियर टू कह सकते हैं कि $74। तब से लेके अब तक सोलाना अपनी सपोर्ट ही नहीं बना पा रहा। बाउंस की बात हुई थी 70.50 की, लेकिन हम अभी तक 71.31 से बाउंस करके आए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोलाना की बेतबारी अभी उसी तरह ही है, लेकिन टेम्पररी तौर पे कल जो माहौल क्रिएट हुआ, लगा कि सोलाना 75.50 तक रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है। तो याद रखें नॉर्मल वॉलेटिलिटी तो रहती ही है, लेकिन परेशान कुन सूरत हाल यहाँ पर है कोई नहीं। ओवरस्टे ऑन 72.10 सोलाना के लिए 70.50 की यहाँ पर नॉर्मल हालात में तैयारी करता है। अदर बड़े प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे जी कैश भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहा है। 432 से 417 और 417 से लेके सीधा 408 तक हम पहुँच चुके हैं। अभी भी अगर ये 405 को प्रोटेक्ट ना कर पाया, यहाँ से बाउंस ना मिला, तो जी कैश नॉर्मली हालात में 394 396 की तैयारी कर सकता है। यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस के जो डिमांड करदा कॉइन्स होते हैं उनका। तो दोस्तों मैं हमेशा ऑडियंस के बताए गए टोकन को यहाँ पर ऐड करता हूँ, लेकिन हमेशा कभी भी
यहाँ पर आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। तो आज ये डिमांड है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारी टीम को हौसला मिलता है और ये जितना भी एजुकेशन है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे टोटली यहाँ पर दोस्तों फ्री देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं कि अगर हम यहाँ पर XMR की पोजीशन देखें तो XMR यहाँ पर कई बार यहाँ पर 305 और 8 से बाउंस हुआ है और अभी भी सूरत हाल वही है। XMR के लिए यहाँ पर 324 से रिजेक्ट होना कोई नई बात नहीं रह गई। अभी यहाँ पर इतनी बड़ी बिग बेरिश कैंडल बन चुकी है कि अगर सपोर्ट ना मिली तो 305 का लो लेवल फिर से हमारे लिए तैयार है। सुई कॉइन दोस्तों अपनी तमाम तर सपोर्टें ब्रेक कर चुका है। अब सच पूछें तो सुई में कोई सपोर्ट ही मौजूद नहीं है। पॉइंट 70-50 की इसकी सपोर्ट इतनी बार टूटी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। लिहाजा यहाँ पर कोई नया ट्रेंड भी इसके लिए ओपन नहीं हो रहा। सप्लाइयों का सिलसिला उसी तरह जारी है। ओवरस्टे ऑन पॉइंट 70-50 इसे दोबारा से पॉइंट 70-10 के नाजुक तरीन लेवल पे लेके आ सकता है। टाओ कॉइन में दोस्तों वॉल्यूम नाम की इस वक्त चीज़ मौजूद नहीं है, तो मैंने तरजीह दी है कि हम यहाँ पर यूनिस्वैप को डिस्कस कर लेते हैं। टाओ के लिए वही तजिया आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपसे शेयर किया जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप के लिए दुश्वारियाँ बिल्कुल वैसे की वैसे हैं। 3.60 से रिजेक्ट होने के बाद अनस्टेबिलिटी पीक पे है। 2.99 और 2.93 की इसकी ये रेजिस्टेंस है, हद दर्जा, जहाँ से रिजेक्ट होने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं 2.80 के। तो दोस्तों मिडनाइट क्लोजिंग से पहले यहाँ पर XAU की परफॉर्मेंस जो है वो देखने के लायक थी, क्योंकि दुनिया का रुझान XAU, PAXG और XAUT की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पर अभी इसका तजिया ऑन करने लगे हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो रहे। तो दोस्तों मिडनाइट में जब हमने XAU को यहाँ पर ओपन किया तो XAU 4075 और 4070 तक आ चुका था। आपको अपडेट किया गया था कि इसको यहाँ पर हर सूरत आप 4055 और 4075 के दरमियान अपनी सपोर्ट बनानी होगी। दोस्तों इस नतीजे में एक बेहतरीन शॉट्स हमें देखने को मिली कि सपोर्ट मिल गई मार्केट को 4075 पे। नतीजे में हम यहाँ पर 4090 और 4091 की क्लोजिंग देख चुके हैं। तो यकीनन मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस अपने जज्बात का जो कि है इजहार ख्याल ज़रूर कमेंट सेक्शन में करे। अभी के लिए दोस्तों क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा चुके हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड पोजीशन क्या है। मार्केटें यहाँ से दोस्तों अगर 4088 और 4085 पे क्लोजिंग के दिन भी अगर अपने मुस्तकिल मिजाजी शो कर देती हैं तो हमें टेम्पररी तौर पे 4095 और 4098 की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, इतनी मूवमेंट रहती है। और डाउन साइड के ऊपर जो रवैया है XAU का वो 4080 के बाद टेम्पररी तौर पे आपको 4075 का टेम्पररी लो दिखा सकता है, क्योंकि इतना वॉल्यूम मार्केट में रहता है। अगर आप इस तजिए को रीवाईफाई करना चाहें यानी कि रीवेरिफिकेशन करना चाहें तो आप बाय डिफाई पे ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।